हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और क्वेश्चन है जियोग्राफी सेक्शन से। पूछा गया है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। पहला स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनपी। ठीक है, तो टॉल ट्रीज है, क्लोजली स्पेस्ड है और कंटिन्यूअस कैनपी है। दूसरा स्टेटमेंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब बायोडाइवर्सिटी की यहां पर बात करी गई है। और एक तीसरा स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटीज ऑफ एपीफाइट्स। ठीक है, तो एपीफाइट्स एक प्लांट की स्पीशी होती है, टिपिकली हर जगह पे आपको ये दिखाई देगी। देखते हैं क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है जिसमें पूछा गया है कि ये जो प्रेजेंस ऑफ टॉल, यस, जो भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की ट्रीज होती है वो टॉल होती है, क्लोजली सेट होती है, मतलब उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। और उनकी जो कैनपी होती है वो कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस कैनपी का मतलब ये है कि अगर आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को देखें, अगर टॉप व्यू ले तो कंटिन्यूअसली आपको ये दिखाई देगा कि वहां पर ट्रीज बनी हुई है, कोई भी ओपन स्पेसेस आपको वहां पर नहीं दिखाई देती। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, यस, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एरियाज में आप इनको गिन सकते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज यहां पर पाई जाती है। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट इज न्यूमरस वैराइटीज ऑफ एपीफाइट्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं। एपीफाइट्स होते क्या हैं, तो वो जनरली एक प्लांट के ऊपर या बड़ी ट्री के ऊपर कोई दूसरे प्लांट जब ग्रो करते हैं, दैट इज समथिंग वी कॉल देम एज एपीफाइट्स। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट क्या क्या यहाँ से इलेबोरेट करने हैं, वैल्यू एडिशन कहाँ पर करनी है, वो एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में, थोड़ी सी इन डेप्थ जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेके ज्यादातर सवाल यहां से आगे पूछे जाने चाहिए, तो बायोडाइवर्सिटी इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो कि यहां पर नहीं दिया है लेकिन एक हिडन अंडरटोन आप अगर इस क्वेश्चन का देखें और उसी को लेके फिर आगे सवाल भी पूछे गए थे, दैट इज अबाउट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ना होगा। हालांकि मैं इस पर्टिकुलर सेशन में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को इलेबोरेट नहीं करूंगा, मेरा मेजर फोकस जो है वो यहीं पर है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और वहां पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी। अदर देन दैट मैं थोड़ी बहुत ह्यूमन लाइफ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। बात करते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की ग्रोथ कंडीशंस। अगर आप यहाँ पर देखें तो उसमें क्लाइमेट किस प्रकार से है, तो हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाया जाता है। टेम्परेचर अगर देखें तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको दिखेगा। जो वेरिएशन इन टेम्परेचर है वो बहुत ही मिनिमम है। एनुअल रेंज की भी बात करें या डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की भी बात करें तो दोनों ही बहुत मिनिमल यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस नहीं है। रेनफॉल की अगर बात करते हैं 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2000 मिलीमीटर दिया है, 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर आप नंबर ध्यान में रखिएगा। इंचेस में 80 इंचेस के आसपास ये नंबर हो सकता है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पर 2000 मिलीमीटर के आसपास है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेसिपिटेशन है, कोई भी ड्राई सीजन यहाँ पर नहीं पाया जाता। ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी के रीजन है, कंटिन्यूअसली आपको ह्यूमिडिटी लेवल्स 80% या उससे ज्यादा दिखाई देंगे। अब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इवेपोरेशन होते हुए आपको दिखाई देता है एज अ रिजल्ट ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो उस कारण से हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशंस बनी हुई होती है। सॉइल की अगर बात करें यहाँ पर तो लैटेरिटिक सॉइल्स होती हैं। लीचिंग बहुत ज्यादा हो गई है इनमें क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल है, रेनफॉल के कारण लीचिंग बहुत हो चुकी है और उस कारण से फिर इस सॉइल में बच जाता है आयरन और एल्यूमिनियम। तो आयरन और एल्यूमिनियम में सॉइल्स रिच होती है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं बहुत ही पुअर होते हैं। अब ये आयरन और एल्यूमिनियम के कारण कई बार आप देखेंगे कि ये जो सॉइल है आइदर दे आर रेड और दे आर लैटेरिटिक सॉइल। ठीक है, तो लैटेरिटिक होगी, कहीं कहीं जगहों पर रेड सॉइल भी पाई जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलेगा यहाँ पर, ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमस कहाँ से आएगा, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर बने हुए हैं तो कंटिन्यूअस लिटरिंग वहां पर होती है प्लांट्स के द्वारा या बाकी एनिमल्स के द्वारा, और उस कारण से इस पर्टिकुलर सॉइल में जो ह्यूमस का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो ट्रीज होती हैं दे कैन बी एज हाई एज 50 मीटर्स। यहां पर कहीं सवाल पूछा जा सकता है या आपके क्वेश्चन में ये एक स्टेटमेंट हो सकता है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ट्रीज का हाइट कितना होता है। कई जगहों पर 60 मीटर के आसपास भी दिया है, लेकिन 40 टू 50 मीटर्स इज अ गुड नंबर। कैनपी लेयर की बात करें, पहला एक लेयर होता है विच इज कॉल्ड एज इमर्जेंट लेयर, दूसरा लेयर होता है कैनपी लेयर यानी सबसे बड़े ट्रीज, उससे छोटे ट्रीज भी यहाँ पर दिखाई देंगे 25 से
35 मीटर तक की आपको उनकी हाइट दिखाई देगी। देन अंडर स्टोरी लेयर एक होती है और सबसे बाद में होगी लोअर लेवल पर, जिसको हम लोग फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखना होगा तो यहां पर आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि इसको लेके कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, बस एक रफली आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर्स किस प्रकार के बने हुए हैं। बात करते हैं अगले मुद्दे की, दैट इज यहां पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी। अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहां पर स्पीशीज का रिचनेस बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी कहें या एनिमल स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी कहें, ये वर्ल्ड के 10% ऑफ द एरिया में फैले हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वर्ल्ड एरिया में 10% में ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आपको इसी रीजन में दिखाई देगी। ठीक है, अब रीजन भी आपको पता होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर स्टेबल है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा है, तो यहाँ पर अबंडेंट सनलाइट है इक्वेटोरियल रीजन में। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स हैबिटेट स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उसके कारण से आपको कई निश यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। और इवोल्यूशन में भी ये बड़े पैमाने पर एक ओल्डेस्ट फॉरेस्ट का टाइप आप इसको कह सकते हैं। तो वहां से फिर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जैसे के तैसे बनी हुई है। एंडीमिज्म भी आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, यानी यहाँ पर जो स्पीशीज है एंडेमिक है, बड़े पैमाने पर यहीं पर वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी होगी। कुछ एक यूनिक फ्लोरा और फोना की मैंने यहाँ पर बात करी है। आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि आपको इतना सारा याद रहेगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज देखिए, एनिमल स्पीशीज देखिए, रफली अगर उसमें से कुछ ध्यान में रहता है तो ठीक है, नहीं भी रहता है तो भी इतना कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं बनेगा। यूनिक एडेप्टेशंस पूछी जा सकती है। यूनिक एडेप्टेशंस में कई बार आपको दिखाई देगा कि यहाँ की जो स्पीशीज है इनके कुछ एक स्पेशलाइज्ड डाइट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में रहती है, कैमोफ्लेज भी बहुत करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई सारी प्लांट्स की स्पीशीज होगी जिनमें आपको टॉक्सिक डिफेंसेस दिखाई देंगे। कहां कहां पर ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो साउथ अमेरिका में अगर आप जाएं अमेजोन बेसिन में जनरली ये आपको दिखाई देंगे। अदर देन अमेजोन बेसिन बाकी और सेंट्रल अमेरिका के भी रीजन में आपको कुछ एक ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट दिखाई देंगे। फर्दर अफ्रीका में कॉन्गो का बेसिन है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे कि कैमरून, गैबन, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सारे ही रीजन में ये पाए जाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस के रीजन ध्यान में रखने हैं। अदर देन दैट कोस्टा रिका, पनामा, जैसे कि मैं पहले भी इनको मेंशन कर चुका हूं। कुछ एक ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ में अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें, लॉगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर पिछले कुछ सालों में देखी गई है, लेकिन इस कारण से बड़े पैमाने पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का लॉस भी हुआ है। एक इमर्जिंग इशू आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा। एग्रीकल्चर मेजरली यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, एनसीईआरटी में रेफर कर लीजिएगा। वर्ल्ड के जितने भी शिफ्टिंग कल्टीवेशंस है उसके बारे में टेबल बना हुआ है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं, तो पाम ऑयल की खेती बड़े पैमाने पर होगी, रबर होगा, कोकोआ होगा। तो इस प्रकार के कुछ एक प्लांटेशंस आपको दिखाई देंगे। बाकी ट्राइब्स भी थोड़े बहुत ध्यान में आपके होने चाहिए। कुछ एक ट्राइब के एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अमेजोन की कुछ एक ट्राइब है, या यानोमामी करके एक है, कायापो करके एक ट्राइब अमेजोन में पाई जाती है। अफ्रीका में कई सारे पिग्मी के ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे, और साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप जाइएगा, डायाक, पेनान और हुली, इस प्रकार की कुछ एक ट्राइब्स प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। तो ये रहा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। थोड़ा सा इसको मैं एनवायरनमेंट में एक्सटेंड करता हूं, और एनवायरनमेंट से यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में प्रमोटिंग फैक्टर क्या है या लिमिटिंग फैक्टर क्या है। इफ यू रिकॉल 2013 में ही ग्रासलैंड को लेकर फायर एज ए लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी लाइन पर मैं यहां पर फिर वैल्यू एडिशन करूंगा। प्रमोटिंग फैक्टर नहीं पूछे जाएंगे, पूछे भी गए तो भी आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में दिखाई देगा, वो होगा कंपटीशन। बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी है, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन या एनिमल्स वो भी बहुत ज्यादा है, उस कारण से कंपटीशन भी भयंकर होगी। सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि यहां पर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, राइट, और उस कारण से ये एक लिमिटिंग फैक्टर बना हुआ है। इकोसिस्टम की बात करें तो पेस्ट और डिसीजेस इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर होंगे। क्यों होंगे?
ह्यूमिड कंडीशंस है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो पेस्ट और डिसीज का प्रेवलेंस भी ज्यादा होगा और उस कारण से प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उनके लिए हमेशा एक थ्रेट बना रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। बाकी न्यूज में ये सारे ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स ऐड किए हैं, देख लीजिएगा। कुछ एक अगर आपको प्रोमिनेंटली दिखाई देता है न्यूज़पेपर में तो वहां से भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पर पूछा सकता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू एवरीवन।